नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बिहार में चुनावी गहमा गहमी के बीच आज उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर शायरी की। आज बादलों ने फिर साजिश की, ये उन्होंने लिखा है। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। अब मुझे नहीं पता है कि उनके शेर पर कितने लोगों ने वाह-वाह किया, लेकिन इन दिनों ऐसा भी खूब हो रहा है कि इंसान गलत जगह घर बसा लेता है और फिर बादल सब कुछ बहा कर ले जाता है। तो फिर गलती किसकी है? लालू परिवार भी कह रहा है कि चुनाव की वजह से उन पर अदालती कार्रवाई की बिजली गिर रही है। फिर वही सवाल कि अगर आपने कुछ किया नहीं तो फिर सिस्टम को अपने तरीके से चलने दीजिए, सच सामने आ ही जाएगा। आज हम ताल ठोके में बात करेंगे लालू एंड फैमिली पर, कोर्ट की कार्रवाई से बिहार चुनाव पर पड़ने वाले संभावित असर पर। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन मेहमानों का परिचय कराने से पहले, उनके पास जाने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप तो उसी पे तय होगा ना। IRCTC मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है। राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। ये महागठबंधन ठगबंधन है। लुटेरे, युवराज व युवरानियों की शरण स्थली है। जल्द ही लुटेरा परिवार जेल जाएगा। जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना है। करप्शन, कुशासन और क्राइम का जो कुनबा है वो कांग्रेस के संरक्षण में, कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस के साथ खड़े होकर, क्योंकि कांग्रेस भी जो है वो उसी रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। उन पे चार्जेस फ्रेम के लिए अक्टूबर की 13 तारीख चुनी गई है, जबकि प्रचार शुरू हुआ। इसकी टाइमिंग को लेकर मुझे शिकायत है। चलिए मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। आज डिबेट में हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। नवल शर्मा है हमारे साथ, JDU के प्रवक्ता। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय आज डिबेट में हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा एडिटर नवोदय टाइम्स के अकुश श्रीवास्तव यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ आ चुके हैं, और हमारे साथ रविशंकर हैं, RJD के स्पोक्स पर्सन। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले रुख रविशंकर जी आप ही का, क्योंकि साफ तौर पर लालू एंड परिवार, लालू एंड फैमिली की तरफ से आवाज़ आई है कि भाई ये सभी आरोप जो हैं बेबुनियाद हैं, हम बेकसूर हैं। सवाल ये है कि अगर आप बेकसूर हैं तो फिर मुकदमे की या कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाने से क्या फ़ायदा? सिस्टम को अपने हिसाब से काम करने दीजिए। आप बेकसूर हैं तो ये साबित भी हो जाएगा। नहीं अनुराग जी, यही तो इशू है कि सिस्टम की जो टाइमिंग है वो गड़बड़ है, और ये देखने को तो मिल ही रहा है। सर्वोच्च न्यायालय जब एजेंसीज पे सवाल खड़े कर रही है तो इसमें हम लोगों को कहने की क्या बात है? ये जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इन सब का एक बायस्ड रवैया रहा है रूलिंग पार्टी, खास करके बीजेपी के इशारे पे। और आज बिहार में जो स्थिति है, एक बदलाव की स्थिति दिख रही है, जिस वजह से चुनाव से ठीक पहले इस तरह का आया है खबर चार्ज फ्रेम करने का। और मुझे ये भी लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ट्रायल भी शुरू कर दें और चुनाव से पहले कुछ डेट्स भी देने लगे, क्योंकि कुछ रह नहीं गया है ये बोलने के लिए। बोलने के लिए सिर्फ यही रह गया है
कि भ्रष्टाचार है। उन भ्रष्टाचार का क्या, जो अभी 71,000 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा किया गया, कहाँ है एजेंसीज? जिन ऑफिसरों के घर में पैसे मिले, कहाँ है एजेंसीज? जिन मंत्रियों के घर में पैसे मिले रूलिंग पार्टी के, कहाँ है एजेंसीज? तो दिक्कतें हैं। ये बात हम सब लोगों को समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि बिहार की जनता इस बात को देख रही है कि किस तरह से, और ये नई बात नहीं है ना, ये तो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की जो शुरुआत लालू जी ने की थी, आडवाणी जी का रथ रोक के, उसका आज तक जो है वो एक तरह से भुगतान कर रहे हैं, और ये हम लोग समझते हैं, बिहार के लोग समझते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब रविशंकर जी जफर इस्लाम से लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास। जफर इस्लाम साहब, देखिए आडवाणी जी का रथ जिस तरीके से लालू जी ने रोका था, उसका रेफरेंस लेते हुए शायद ये इशारा करना चाह रहे हैं रविशंकर जी कि आपका विजय रथ इस बार जो है वो तेजस्वी यादव रोकने वाले हैं, लालू एंड फैमिली रोकने वाली है, और इससे आप डरे हुए हैं और डर करके आप इस तरीके की कार्रवाई उन पर करवा रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग पर आरजेडी सवाल उठा रही है और साफ तौर पर उनका कहना है कि बिहार की जनता सब देख रही है। हाँ, जनता तो देख ही रही है कि जानवरों का चारा भी खा गए। जनता ये भी देख रही है कि सड़क बनाने के लिए अलकतरा था, उसको भी पी गए। हाँ। बिहार की जनता ये भी देख रही है कि वहां जमीन को भी निगल गई। ये लालू मॉडल है, जनता उससे पूरे तौर से वाकिफ है। तो ये लालू मॉडल के बारे में जितना ज्यादा बोलिएगा उतना ज्यादा आप एक्सपोज होते रहिएगा भाई। जनता तो जूझ चुकी है ना, जनता जो है वहां पर जंगल राज को देख चुकी है, किस तरह से आपने जनता को मूर्ख बना के अपने फायदे के लिए खुद को बोलते रहे समाजवाद के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नाता आपका रहा भ्रष्टाचार से। आप कुछ कहिए, परिवार के लिए आपने सबको साइड में रखे, जनता को साइड में रखा, परिवारवाद पे फोकस किया। आज अगर जो तय हो रहा है उसमें भी देखिए, होटल को जिस तरह से IRCTC मामले में आप देखिए, जिस तरह से आपने सारे जो कानून को तोड़ते हुए किसी को सौंप दिया होटल सस्ते में और जमीन ले ली सस्ते में एकदम। ऐसे में जनता तो देख रही है, ठीक ही कह रहे हैं, जनता देख रही है, जनता देखनी ही चाहिए, इसलिए कि आप जैसे क्राइम करने वालों को जनता को देखना ही पड़ेगा। और जनता के दरबार में जा रहे हैं तो जनता नहीं देखेगी तो कौन देखेगी? इसीलिए कहा है हमने बार-बार कि जनता के दरबार में जनता फैसला करती है, और इसलिए जनता के दरबार में जाने से आप घबराते हैं। अरे भाई, आपने अगर गलती नहीं की, कोई गलत नहीं काम किया तो आपको डरना नहीं चाहिए। ये सवाल उठाते हैं जब कि कोर्ट पे, तो समझ में आता है कि ये आपका डर कहीं ना कहीं, आपका जुर्म कहीं ना कहीं, आपका क्राइम कहीं ना कहीं आपको सता रहा है। देखिए, जनता के दरबार में जा रहे हैं, जनता जनार्दन है, वही डिसाइड करेगी कि इसको क्या मिलने वाला है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि आज एनडीए को जनता का विश्वास प्राप्त है, जनता का समर्थन प्राप्त है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, और इसलिए हम बहुत साफ वही से कह सकते हैं कि हम जनता के बीच में एक उनकी सेवा करने के लिए पूरे तन मन धन से, जो हम 5 साल लगे रहते हैं, फिर से उनसे इस आशा के साथ जाते हैं कि हमें फिर से आशीर्वाद दीजिए। आप कैसे जाइएगा भाई, बताइए, आप कैसे जाइएगा बिहार की जनता के पास आशीर्वाद मांगने? आप जिनसे जमीन लूटा है, जिनका अलकतरा पी गए, सड़कों बनाने की वजह पी गए आप, जिनसे आपने नौकरी के बदले आपने जमीन ले लिया, घर में कुछ देने के बजाय घर से लूट लिया, आप लुटेरे हैं ना। तो लूटने वाले कभी जनता के बीच में जाके कह सकते हैं कुछ? अब 420 का मामला भी आपको लग गया है, तो आप समझ लीजिए किस तरह से आप जनता के पास मुंह दिखाएंगे। चाहिए जनता के पास, आपको भी जनता बताएगी कि आपने क्या देश के लिए, प्रदेश के लिए किया, और जनता के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, धोखा किया। ठीक है, रविशंकर जी का जवाब। रविशंकर जी सबसे पहले अनुराग जी, ये जो चारा घोटाले का जिक्र करते हैं, ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इसमें एक आरोपी जगन्नाथ मिश्रा जी थे, जिनके पुत्र जो हैं वो इस सरकार में, बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसमें मंत्री हैं। तो अब आप एक नेता को उठा के उसमें उनको जो है आरोपित कीजिए, और उन्हीं बाकी आरोपी जो हैं वो आपके, हमको कंप्लीट करने दीजिए, वो आपके सरकार में हैं, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? बात रही जहां तक जंगल राज कहने की, तो अब 20 साल में बिहार की जो स्थिति है, और अभी से ठीक कुछ हफ्ते पहले हर रोज
आप मानते लॉ तो हैं एंड कि ऑर्डर बिहार के में सिचुएशन पे, सुन लीजिए जफर साहब, मानते हैं ना, हर रोज मानते लॉ हैं ना। एंड ऑर्डर के सिचुएशन पे टीवी में डिबेट हुआ। नहीं, आप मानते हो इस अपहरण, बात को कि आप भी बिहार मारपीट, का इस बात को तो मानते हैं ना, खून खराबा, कि वहां पर जबरन राज था। अब जनता को कैसे याद और बिहार रहेगा के जबरन राज? विकास तो के रहेगा ना सारे जनता को। मानकों, सारे इंडिकेटर पे दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार सबसे पीछे है। अरे ये आप किस तरह वो की सब बात कर बातें रहे तो हैं? आपको बट करने लोग का तो बोल अधिकार रहे ही हैं कि नहीं है। ये अधिकार महाजंगल उसको राज होता है है, इस बारे में जो नीतीश जी साफ के सुथरे सरकार दामन में लिख के ये रहते हैं। महाजंगल राज चला। ठीक है, तो दामन ही साफ सुथरा ठीक है, आप दोनों स्काइप पर हैं, कोई ये बोलेगा तो जंगल दूसरे का राज ऑडियो नहीं आएगा। चलिए बोलने मैं का आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे साथ नहीं। नवल शर्मा जेडीयू से, उनका भी एक रिएक्शन ले लूं। नवल शर्मा जी, आरजेडी का साफ तौर पर आरोप है कि एनडीए डर गया है, एनडीए डर गया है तेजस्वी यादव से, राहुल गांधी से, और इसी वजह से टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर इस तरीके की कार्रवाई जो है आप करवा रहे हैं, ये जनता देख रही है और इसका जवाब मिल जाएगा आपको 14 तारीख को। जी जी जी, देखिए, मैं 1990 से लालू यादव जी की कार्य प्रणाली को, उनके प्रशासकीय तौर तरीके को बड़े करीब से देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं। लालू जी का प्रारंभ से ही यह स्टाइल रहा है। जब चारा घोटाला में लालू जी फंसे तो लालू जी बोले कि यह सब साजिश है, एक खास तबके की साजिश है सामाजिक न्याय की शक्तियों को दबाने के लिए। आपको याद होगा कि लालू जी जब चारा घोटाला में जेल जा रहे थे तो लालू जी ने जस्टिफाई किया कि कृष्ण भगवान का जन्म भी जेल में ही हुआ था। तो लालू जी अपने हरेक बुरे कर्मों को महिमा मंडित करने के लिए जाने जाते हैं, जस्टिफाई करने के लिए जाने जाते हैं। और चारा घोटाला में लालू जी जब जेल जा रहे थे तो वो हाथी पर चढ़कर जेल गए थे, मानो वो कोई विजय दिवस मना रहे हो और विजय परंपरा का निर्वहन कर रहे हो। तो ये देखिए, इसको कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इस बार चारा घोटाला में भी 1996 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू किया था। उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी 1996 में। इस बार भी सीबीआई द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर कोर्ट ने साफ कहा कि लालू जी ने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग किया और सीबीआई ने जो सबूत पेश किए हैं उनके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है आरोप तय करने के लिए। तो इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी कहां है? रही बात टाइमिंग को लेकर, तो भाई साहब 2017 से ही यह प्रक्रिया चल रही है। 2017 में एफआईआर हुआ और उस समय से जांच की प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट जो राव एवेन्यू कोर्ट है वो दिल्ली में बैठा है, पटना में थोड़ा बैठा है कि उसको पता है कि बिहार में चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है। अब कोर्ट का दिशा निर्देश है, कोर्ट में जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, कोर्ट की तारीखें तो कोर्ट तय करती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आज तक कभी कोर्ट की तारीख तय की है? तो देखिए, सीधी सी बात है कि घोटाले में जब जब ये लोग फंसते हैं तो जस्टिफाई करने के लिए इसी तरह के तर्कों का सहारा लेते हैं कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो हम पर हाथ धो के पड़ी हुई हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार जी हाथ धोकर हम पर पड़े हुए हैं। अरे भाई, आप अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। आपके जो कर्म रहे हैं, देखिए लालू जी के समय, बस एक लाइन में बोलूंगा। इकोनॉमिस्ट लंदन की बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका थी एक जमाने में, द इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट ने 1990 से 2005 के बिहार को अंधेरे का क्षेत्र बताया था और बिहार उस समय घोटाला प्रदेश के रूप में पूरे संसार में जाना जाता था। अजीब अजीब किस्म के घोटाले। अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ। राजद के प्रवक्ता, जरा ईमानदारी से पूछिए इनसे कि जब तेजस्वी यादव जी हमारे साथ सरकार में थे तो 2023 में 99,178 करोड़ रुपए का यूसी लंबित था, 99,178 करोड़ रुपए का, और 2022 में 87,000 करोड़ रुपए का यूसी लंबित था जब तेजस्वी जी हमारे साथ थे। झारखंड में आपकी सरकार है, वहां भी यूसी लंबित है और सीए जी ने जो टिप्पणी बिहार के लिए की है वही टिप्पणी झारखंड के लिए भी की है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। देखिए, है क्या कि घोटाला और राष्ट्रीय जनता दल ये दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं और मुंह छुपाने की जगह आप नैतिकता पिला रहे हैं। देशवासी और बिहार की जनता इतनी नासमझ है क्या? आपके चाल चरित्र को लोग 1990 से ही देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमें यह लगता है कि अब आप जाइए कोर्ट में। ठीक है, इस पर रविशंकर जी का जवाब लेकर आगे बढ़ता हूं। रविशंकर जी कुछ कहना चाहेंगे नवल शर्मा जी की बात पर? बिल्कुल अनुराग जी, भाई अभी पिछले ही कुछ महीनों और कुछ सालों में क्या ये नहीं देखा गया कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर तक को अरेस्ट कर लिया जा रहा है, ये विपक्षी दलों के नेताओं को अरेस्ट कर लिया जा रहा है। तो ये कहना देखिए बड़ा आसान है
कि स्वतंत्र तौर पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज काम करती हैं। ऐसा है नहीं, ये दिखता नहीं है, ये एक साठगांठ है, ये एक गठजोड़ है। अब तो चुनाव आयोग के रवैये पे जो है पूरा देश देख रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इन एजेंसीज पे अपना कमेंट देती हैं, इनको फटकारती हैं कि भाई आप जो चार्जेस बना के लाते हो उसमें 2% 3% तक भी जो है केसेस ढंग से बनते नहीं हैं, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हो। और इन एजेंसीज को रूलिंग पार्टी के बिहेस्ट पे एक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जब न्यायालय ये बात कह रही है तो इसको इसकी गंभीरता को तो समझना पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये कह देना कि सब स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। सबको पता है कि रूलिंग पार्टी के कंट्रोल में कौन सी एजेंसीज होती हैं और किन एजेंसियों को किस टाइम में एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग राज्यों के चुनाव में विपक्षी दलों के ऊपर एक तरह का क्रैकडाउन इस तरह से किया गया, किसी को अरेस्ट कर लो, किसी की फाइल खोल दो, जो इनके वॉशिंग मशीन में चले गए, जो मिल गए। ठीक है, मैं लौटता हूँ रविशंकर जी, मैं लौटता हूँ। अंकुश श्रीवास्तव जी, बड़ा आसान है ये कह देना, और हमने तमाम विपक्षी पार्टियों को कहते सुना है कि भाई रूलिंग पार्टी के अंडर में क्या क्या आता है और वो क्या क्या करवा सकती है, सबको पता है। कोई टाइमिंग पर सवाल उठा करके बच निकलना चाहता है कि भाई देखिए चुनाव आ गए, हमसे डर रहे हैं, तो टाइमिंग देखिए, हम पर मुकदमे और हम पर कार्रवाई। तो ये क्या बचने का, बचाव का रास्ता है, या ये राजनीति का एक विकृत चेहरा है, या वाकई में टाइमिंग पर सवाल उठाया जाना सही बात है? देखिए अनुराग भाई, ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये जिस काम के लिए किया जा रहा है, वोटर पर इसका कोई, और ख़ास तौर से जिस पे आरोप लगाया जा रहा है, या जिसको आरोप क्या मतलब जिस पे अपराध भी सिद्ध हो गया है, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बता दूं आपको क्यों। क्योंकि आरजेडी का वोटर जो है वो विशुद्ध रूप से ये मानता है कि बस जो कुछ लालू यादव कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। उसी तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या वोटर मानता है कि मायावती अगर पैसे हैं उनके पास या कमाए गए हैं तो कोई बहुत बुरा काम नहीं है। कुछ पार्टियों के लिए भ्रष्टाचार और उनके वोटर के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए लालू यादव ने अगर ये किया होता, 20 साल पहले का मामला है, कहीं उन्होंने ज़मीन ले करके नौकरियां दी, कहीं उन्होंने ठेके पर काम ठेका दे करके टेंडर जो हुए उसमें ज़मीन ली गई, तो ये पैसा लिया गया, ये सब तय हो चुका है। तो अगर ये होता, और ये इसका ऐसा भी नहीं कि आज आया है, ये लगभग तय हो माना जा रहा है कि इतने बड़े इन्होंने ठेके, इसके पहले चारा घोटाला में काम किया, तो अगर कुछ होता तो ये वोटर, इनका जो वोटर है वो एकदम से गिर जाना चाहिए था, कभी गिर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल उन्हीं के साथ है और इसका कोई फर्क नहीं। और जहाँ तक आरोप लगाने वाले सज्जनों की बात है, वो कहते हैं यार लगा के देख लो, कोई रास्ता अगर बच रहा होगा या तो वो निकल लेंगे पतली गली से। वैसे इस समय तो सिर्फ और सिर्फ जो शेरो शायरी का दौर चल रहा है और उसी पर आप भरोसा कीजिए। शोर मचा है, जोर मचा है, बिहार में बहार है, बचता है विकास का बोगू, जनता की सरकार है, नेता आवे मूर्ख बनावे, वायदों की बौछार है। वायदे करते रहिए सब लोग मिलके और बढ़िया बढ़िया वायदे कीजिए। तो इससे क्या होगा, ये जिस जो भी शेरो शायरी लिखी गई है वो सचमुच सही है और उसमें सब जान रहे हैं कहाँ क्या। हाँ, डिलीवरी का फ़र्क है। डिलीवरी अगर आप कर रहे हैं तो वो हमेशा भारी पड़ती रही है, चाहे वो 14 के चुनाव हों, 19 के चुनाव हों। अभी देखिएगा उसी तरीके से वो ही इम्पैक्ट करता है, या तो बहुत बड़ा एंटी वोट काम कर रहा हो, जो फिलहाल नहीं दिख रहा। आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ठीक है। मैं अनंत विजय जी के पास जाऊं उससे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ हैं। अजय उपाध्याय जी, जब राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने की बात आई थी तब कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि भाई टाइमिंग देखिए, चुनाव का टाइम है और इस तरीके से गलत उस तरीके से ट्रैप किया जा रहा है। और अब साफ तौर पर आरजेडी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि देखिए टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये कहकर कि भाई हमसे डर गया एनडीए और हमें चुनाव में डेंट पहुंचाने के लिए इस तरीके की अब हमको घेराबंदी की जा रही है। क्या कहना है आपका? अनुराग भाई, अक्षरतः आपने सत्य कह दिया क्वेश्चन पूछने के दौरान, और सच्चाई यही है।
राहुल जी के साथ जब उनको अयोग्य ठहराया गया था, सबने देखा क्या हुआ, किस तरह जल्दीबाजी में उनके घर को भी ताला लगाने का काम भाजपा के लोगों ने किया, सरकार ने किया। अंततः रिजल्ट क्या आया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिए, सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है। उसी तरह कहीं ना कहीं एक चाल थी चुनाव के ऐन वक्त पर 2-1 दिन इस परिवार को तबाह किया जाए, तंग किया जाए, इनको चुनावी चीज़ों से उलझा करके दूसरी जगह रखा जाए, और इसके कारण इस तरह के कुछ चीज़ें होंगी तो नेचुरल है, मजबूरी में आपको भी डिबेट करना पड़ेगा। तो ये जो शायरी चल रही थी, आज बादलों ने फिर साजिश की, और घर बसाने की जो उनकी इच्छा है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं चल पाई, ये चली ज़्यादा, इसलिए ये टाइमिंग का खेल तो है। अब बात आती है कि ये वो कहावत है हमारे यहाँ की, चिवड़ा का गवाह दही। हमारे नवल शर्मा जी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, क्या पुल पुलिया लगातार जो है वहाँ पे गणेश जी महाराज खा जा रहे हैं, उन पर FIR हो रहा है, कोई मंत्री पकड़ा गया क्या? अभी आधा दर्जन मंत्रियों पर उजागर हुआ है भ्रष्टाचार का केस, एक मंत्री पर FIR लॉन्च हुआ है क्या? भ्रष्टाचार की बात हो रही है, इसलिए कह रहा हूं, शराब माफिया, रेत माफिया, खेत माफिया पूरे बिहार में जो है, बिहार को कब्जा कर रखा है। इस पर कोई कार्रवाई अभी तक एक भी हुई है क्या? कोई कार्रवाई नहीं है। 1 रुपए में कहीं 1000 एकड़ जमीन किसी को देते हुए किसी ने पाया, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये है इनका सही चरित्र। सभी मंत्रालयों में 25% की ये सरकार हो गई है, और कैग घोटाले की बात कर रहे थे 71,000 करोड़। अरे भैया 71,000 करोड़ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सब ठीक है तो देते क्यों नहीं हो? आपको देना चाहिए। आप कहते हो कि हम तो बहुत नैतिक हैं, सृजन घोटाले की बात हम करना भी नहीं चाहते, कब खत्म हो गया? डिग्री घोटाले की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मंत्रियों पर भी डिग्री घोटाला है। एक बार भी कार्रवाई हो तो आप बताइए। कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। चुनाव के वक्त लालू जी, कांग्रेस परिवार, विरोधी दल, परिवारवाद, यही इनके पास एजेंडा है। जनता का एजेंडा नहीं है। जनता का एजेंडा है 5.25 लाख सीट क्यों खाली है बिहार में, 2,17,000 शिक्षक का, 65,000 जो है स्वास्थ्य विभाग में, 41,000 से ज्यादा जो है गृह मंत्रालय में, जिसके कारण अपराध बढ़ रहा है। पिछले सालों में 25,000 से ज्यादा बलात्कार की घटना क्यों हुई, 65,000 से ज्यादा हत्या इस बिहार के अंदर क्यों हुई, सरेआम सड़कों पर क्यों, पटना के सड़कों पर क्यों गोलियां चल रही हैं, इस पर प्रश्न है। क्यों पलायन से लगभग 3.25 लाख लोग जो है बाहर हैं, क्यों इस राज्य पर 3,62,000 करोड़ का कर्ज, 8 गुना कर्ज बढ़ गया, ये सारे प्रश्न हैं। नौकरी से लोग परेशान हैं, पलायन से परेशान हैं, न और प नप गए नीतीश कुमार जी। और मैं अंतिम बात कहता हूं अनुराग भाई, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके लिए सिर्फ वोट के लिए उनका जो है स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भाजपा कर रही है। अति पिछड़ों का सिर्फ वोट लेना है, उनको उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी चाहिए, बिहार की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि वोट के लिए नीतीश कुमार को हाईजेक करके और सिर्फ चुनाव के लिए खेल किया जाए। मैं पुनः आग्रह करता हूं अपने सभी साथियों से कि उनके स्वास्थ्य के लिए मैं भी दुआ मांगता हूं, उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। ये भाजपा के चंगुल में फंस के सियासत के लिए लोग खेल कर रहे हैं। लालू परिवार को फंसाना, कांग्रेस को फंसाना, परिवारवाद का गाली गलौज करना, यही रह गया इनके पास एजेंडा। कोई एजेंडा बिहार के विकास का नहीं है। ठीक है, मैं अजय उपाध्याय लौटूंगा आपके पास। जाना मुझे अनंत विजय के पास था, लेकिन आपने इतने गंभीर आरोप लगाए कि मुझे नवल जी से एक बार इसका जवाब लेना होगा, क्योंकि नवल जी जब बोल रहे थे तो अजय उपाध्याय मुस्कुरा रहे थे, और अजय उपाध्याय आपको बता दूं कि आपको सुनकर अनंत विजय मुस्कुरा रहे हैं लगातार। लेकिन उससे पहले नवल शर्मा जी, आपका जवाब। जी जी, देखिए एकदम बिल्कुल अजय जी ने वर्चुअली राजनीतिक जवाब नहीं दिया, बल्कि एक प्रवचनकर्ता की भूमिका में ज्यादा थे। और कांग्रेस पार्टी के नेता यदि करप्शन की बात करते हैं तो लगता है कि कोई बाघ शाकाहार पर प्रवचन दे रहा है। जिस कांग्रेस पार्टी की पहचान, अगर किसी विद्यार्थी को विकल्प दिया जाए कि भारत की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी पहचान करप्शन से होती है, तो उसमें कांग्रेस का नाम आएगा। सारे लोग जानते हैं आपकी विदाई हुई सेंटर से केवल करप्शन को लेकर। और मैं आपको कुछ एक अनहोनी बात बता रहा हूं कि इनके एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे जगन्नाथ मिश्र बिहार में, तो पटना में गांधी मैदान है, इनके मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र गांधी मैदान को बेचने का सौदा कर दिए थे और पटना रेलवे स्टेशन को बेचने का सौदा कर दिए थे। और ये माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, जरा पूछिए इनसे, आपकी बात को नीतीश कुमार इनसे पूछिए जरा। नीतीश कुमार जी उन्हीं के बेटा है। अरे सुनिए ना, आपकी बात को हम नहीं काटे। धैर्य रखिए,
अधैर्य हो गए, अधीर हो गए ना, चुभने लगा ना कुछ अधीर मत बोलते हैं आप। बस और सुन लीजिए थोड़ा सा, सुन लीजिए। आप सारी बातें झूठ बोले ना, और घोटाला किए थे उनके पिताजी के साथ मिलकर। उनके पुत्र घोटालेबाज नहीं थे, उनके पिता घोटालेबाज थे। पुत्र नहीं है आपके साथ क्या? जगन्नाथ मिश्रा घोटालेबाज थे। अरे नहीं, अब तो मंत्री है जिग्वेश मिश्रा। और जगन्नाथ मिश्रा, सुनिए मिश्रा जी कौन से घोटाले में है, जरा बताइए। अनुराग जी ऐसे सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी कौन से घोटाले? अच्छा अजय जी बोले दीजिए नवल जी को, मुझे अनंत विजय जी को भी समझ नहीं, अनुराग जी ऐसे नहीं होगा, तब तो ऐसे नहीं होगा। देखिए ऐसे नहीं होगा। हाँ बोलिए अजय उपाध्याय चुप हो। हम पूछे कि 1 रुपए में 1000 चारा घोटाले पर है, कैसे लगा? अरे रुको यार, बीच में उत्तर नहीं देंगे। ये बता रहे थे और इनसे शराब माफियाओं की बात की जा रही है तो बिहार के लग गई। अब देखिए पुलिस प्रशासन की बात की जा रही है तो लग रही है। अजय जी आपके सवालों का जवाब वो दे रहे, जरा रुक जाइए। अजय जी अपनी बारी में बोलिएगा। अभी नवल शर्मा जी को जवाब दे लेने जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं। देखिए नहीं सुनेंगे, ये नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं कि सवाल कर रहे हैं। इनसे पूछा जा रहा है 1 रुपए में 1000 एकड़ कहाँ मिलता है भाई? मिलता हो तो बता दो, हम 1 रुपया लेकर आ रहे हैं। ये नहीं सुन पाएंगे ना। गणेश जी की सवारी पर हो गई FIR। आपको थोड़ा म्यूट कीजिए, आप म्यूट कीजिए जरा, कांग्रेस के प्रवक्ता को म्यूट कीजिए, नहीं तो फिर आपको नहीं, मैं निवेदन कर सकता हूँ, म्यूट नहीं कर सकता, मैं निवेदन कर सकता हूँ शांत रहने के लिए। आपको नहीं बोल रहे। जगन्नाथ मिश्रा और लालू यादव ने मिलकर बिहार में चारा घोटाला किया और कांग्रेस ने माल भाड़ा समानीकरण के जरिए 50 लाख करोड़ का घाटा पहुंचाया बिहार को। सारे कांग्रेसियों ने गंध मचा दिया था बिहार में, लूट कर छोड़ दिया इन लोगों ने, और चले हैं करप्शन पर प्रवचन देने। अरे थोड़ा इनको चुप कराइए ना, ऐसे डिबेट तो नहीं कर पाएंगे हम भाई साहब, ऐसे नहीं कर पाएंगे। अनुराग का घोटाला चल रहा है, थोड़ा अजय उपाध्याय जी की आदत है, थोड़ा वो इंटरप्ट करते हैं, बोलते रहते हैं। चलिए मैं आता हूँ, अनंत विजय का रुख करता हूँ। मैं नवल शर्मा जी आपके पास आता हूँ। नवल शर्मा जी आता हूँ आपके पास। जफर इस्लाम साहब का भी रुख करूंगा मैं। जफर भाई आता हूँ आपके पास। लेकिन अनंत विजय से पूछना बहुत जरूरी है। बहुत देर से वो मुस्कुरा रहे हैं अजय उपाध्याय को सुन करके। अनंत विजय जी तिलमिलाहट कैसी है आरजेडी के खेमे में? अगर टाइमिंग कैसी भी है, अगर आप बेकसूर हैं तो आप क्लीन चिट पाकर बाहर आ जाएंगे, इसका तो फायदा मिल जाएगा आपको चुनाव में। आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? चलाने के लिए नहीं ना जगह देंगे आपको हम। अनुराग जी मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि डॉक्टर उपाध्याय जो कह रहे थे कि अभी एक व्यक्ति ने आरोप लगाए, मंत्रियों पर इतने आरोप लगाए, मतलब हमारी स्मृति कितनी मतलब लघु अवधि की होती है। 2011 में जब केजरीवाल जी इसी प्रकार की फहरिस्त लेके बैठते थे और तमाम कांग्रेस के नेताओं के नाम लेते थे, तब ये लोग कहते थे कि बहुत बकवास कर रहा है वो आदमी, बेकार आरोप लगा रहा है। याद होगा आपको भी, आप सब लोग उस समय स्टूडियो में बैठ के चर्चा करते थे। चलो केजरीवाल जी की बात छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अभी इन्होंने CAG रिपोर्ट की बात की, तब और मुझे हंसी आई थोड़ी सी, जब विनोद राय जी ने 2G घोटाले और कोयला घोटाले की बात CAG ने रिपोर्ट में अपनी कही थी, तब इन्होंने कहा था CAG मैनेज्ड है ना। अब CAG इनके लिए बहुत पवित्र संस्थान हो गई है, CAG इनके लिए। तो दरअसल कांग्रेस पार्टी का जो रुख है, जो हंसी का कारण बना था मेरे, वो ये है कि वो समय समय पर मतलब बिहार में कहते हैं जाकी रहे, मतलब भावना वाली बात नहीं, जैसी बयार वैसी पीठ तब कीजिए। तो वैसी जैसी ही बयार बहती है तो डॉक्टर उपाध्याय की पार्टी वैसी ही पीठ कर लेती है और उसी हिसाब से अपने तर्कों को गढ़ती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लालू यादव जी पर घोटाले के आरोप हैं, आज उनका केस था, ये तो सारे मतलब कोर्ट की डायरी में बहुत पहले से ये तिथि तय थी, तब तो चुनाव की घोषणा हुई नहीं थी। तब कैसे मैनेज हो गया कि चुनाव के समय उनको परेशान किया जा रहा है? और ये लैंड फॉर स्कैम और जितने भी लालू प्रसाद जी के चारा घोटाले और ये सब तो कांग्रेस समर्थित सरकारों के समय में ही लालू जी पर केस हुए हैं। इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? बीजेपी तो कांग्रेस की परंपरा को या कांग्रेस के किए हुए केस को आगे बढ़ा रही है, फॉलो कर रही है। एजेंसियां अभी चूंकि उनके अंडर हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि वो परेशान कर रही हैं। आप याद करिए कि चारा घोटाला किसके समय में हुआ था, कौन प्रधानमंत्री था, उनका समर्थन कौन कर रहा था। तो इन सब चीजों को अगर याद करेंगे तो ये घोटाले घपले अपने अलग तरीके से चलते रहते हैं। और भ्रष्टाचार की अगर बात है तो भ्रष्टाचार तो हर समय होता रहा है, लेकिन उतना अधिक भ्रष्टाचार मुझे लगता नहीं। और पलायन आदि की बात करते हैं तो मुझे तो लगता है अजय उपाध्याय जी भी उसी पलायन के शिकार होकर दिल्ली आए होंगे।
क्योंकि हम सब लोग उसी पलायन के शिकार होकर दिल्ली आए थे नौकरी की तलाश में, जब बिहार में उस समय 90-95 तक कुछ बचा नहीं था, परीक्षाएं 5-5 साल डिले चल रही थी, जब मर्जी होता था वॉकआउट हो जाता था। मतलब जंगल राज ऐसे ही थोड़ी कहा गया था। शिक्षा में वही हाल था, स्वास्थ्य में वही हाल था। 120 किलोमीटर चलने में 10-10 घंटे लगते थे। मैं तो चल के देखा हूं, इसलिए मैं अपनी आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूं, कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। आप मुंगेर से गया की यात्रा 120 किलोमीटर आपको 10 से 11 घंटे लगते थे जाने में गाड़ी से। अब कितने, अब जरा सड़कों की हालत देख लीजिए, अब कनेक्टिविटी देख लीजिए, अब पटना एयरपोर्ट की स्थिति देख लीजिए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो विकास तो दिखता है वहां। जो लोग ये कहते हैं विकास नहीं दिखता है, मुझे लगता है कि वो राजनीतिक पट्टी बांध के बिहार में निकलते होंगे, लेकिन बिहार में बहुत विकास हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत सुधरी है। अब आपको याद करिए पिछले चुनाव का, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 2020 में वोटिंग समाप्त होने के बाद और गिनती शुरू होने के बीच में कई सारे सर्वे आए थे जिसमें तेजस्वी जी को आगे दिखाया गया था और ये माना गया था कि आरजेडी की सरकार बनने वाली है। पटना की सड़कों पर उत्पात लोग थोड़ी ना भूले हैं अभी। मतलब सत्ता की आहट से जो उत्पात बिहार में मचा था और बिहार की राजधानी में मचा था, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। तो ये तो है कि वहां पर आप कहीं भी जाइए, गया में आपने याद करिए जो आईआईटी के सत्येंद्र दुबे जी की हत्या हुई थी। ठीक है आनंद विजय, आता हूं आपके पास। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी क्योंकि आप आरजेडी के साथ हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप ये कैसे भूल गए कि 2 दशक पहले आरजेडी की सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही गई थी, जंगल राज के मुद्दे पर ही गई थी। देखिए हमारे अनंत विजय जी ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मुझे भी लगा कि उनका याददाश्त ठीक होगा। जनता का हो सकता है छोटा हो, कम हो, पर वरिष्ठ पत्रकार जो होता है उसकी याददाश्त ठीक होती है। अब एक चश्मा पहन ले तो मुझे नहीं कोई बात है। जंगल राज पटना के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए कहा और भाजपा की सरकार थी, कोर्ट ने यही लाइन बोली थी। दूसरी बात इन्होंने कहा 2G और कोयला घोटाला, सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय पत्रकार को तो जानना चाहिए, पत्रकार को जानना चाहिए। पत्रकार यदि नहीं समझ पा रहे तो मैं अब इससे ज्यादा क्या कहूं। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। विनोद राय जी मैनेज थे, वो विनोद राय और लालू यादव ने बोला था, विनोद राय लालू यादव जी ने बोला था कि यदि बिहार जंगल राज है तो मैं जंगल का राजा शेर हूं। अनंत विजय जी, यह लालू यादव जी ने बोला था। अनंत, तो ये इनकी निर्लजता की पराकाष्ठा। विनोद राय जी, विनोद राय जी का जड़ा यहाँ आप जनता में बता दीजिए। आप पत्रकार हैं और आपको नॉलेज बहुत है कि विनोद राय जी अभी कहाँ हैं। वो नहीं मैनेज थे तो कहां थे? नवल शर्मा जी की आवाज है ये, आनंद विजय नवल शर्मा जी बोल रहे हैं। कुछ कहना नहीं है। नहीं अनंत विजय, अरे कांग्रेस करप्शन की पर्यायवाची रही है पूरे देश में। एक बात बताइए, तो मैनेज है पूरे देश को किसने करप्शन सिखाया? कांग्रेस ने द्वारा जी घोटाले से लेकर कॉमनवेल्थ से लेकर 2G घोटाला से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड, ये सब कांग्रेस की परंपरा है। सारे घोटाले का और ये घोटाला पर प्रवचन दे रहे हैं, क्या सुनेंगे? जनता ने घोटाला पर प्रवचन दीजिएगा, आप सुनेंगे? जिस कोर्ट का यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता घोटाला पर बोलेगा, आप सुनेगा? वही कोर्ट दिया था ना। कहां से कांग्रेस, कहां से करप्शन, क्लीन चिट दिया, कहां से कॉन्ट्रैक्ट और कहां से कमीशन और करप्शन में, कांग्रेस करप्शन की पर्यायवाची है। करप्शन में कॉन्ट्रैक्ट की पर्यायवाची है जी, कमीशन की पर्यायवाची है। कह रहे थे कि 17 ठीक है, अकुल श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जफर इस्लाम साहब का रुक करता हूं। ठीक है अजय जी मैं आता हूं, नवल शर्मा में आता हूं। जफर इस्लाम साहब, अभी आपने सुना अजय उपाध्याय ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है एनडीए पर, कहा है खासकर भारतीय जनता पार्टी पर, कहा है कि चुनाव में फायदे के लिए आप लोग नीतीश बाबू की खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्हें स्टिक पे लगा रहे हैं। ये है देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बताना चाहता हूं कि ये वही लालू यादव, ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने लालू यादव के केस पे ऑर्डिनेंस को फाड़ा था। याद है ना आपको? क्यों कि करप्ट है, इसलिए उनके साथ नहीं बैठेंगे, नहीं जुड़ेंगे, नहीं उनको राहत देंगे। और उसके बाद आज उनकी गोद में बैठे हैं तो जनता तो सवाल करेगी ना भाई कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि जनता के उनके गोद में जाके बैठ गए आप लोग। वही राहुल गांधी, तो कोई दूसरा आदमी तो नहीं। उनके बच्चे के बारे में बोलते तो समझ में आता कि भाई चलो जगन्नाथ मिश्रा कुछ करप्शन कहे गए थे लेकिन बच्चा सीधा है, अच्छा निकला, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा थे तो थे। लेकिन यहाँ तो वही राहुल गांधी, क्या नहीं एक मिनट अच्छा सुनिए, एक बात बताइए अजय जी, आजकल
सुनिए ना, आजकल आप लोग एक मिनट सुन तो लिए ना, आजकल आप लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है कि कुछ बचाने के लिए नहीं है तो खूब चिल्लाने लगो, खूब गुस्सा करो, खूब गुस्सा करो, है खूब गुस्सा कीजिए। इसलिए आप लोग को यही बताया गया है आज के लिए कि आप खूब गुस्सा कीजिए और मार खाए जुला। तो अब देखिए आपने अभी जनता को देखिए मुस्लिम समाज के पासमानदा समाज के साथ नहीं, पासमानदा समाज के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जेल में अभी इस तरह के नहीं, आप मुस्लिम समाज के पासमानदा समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप गलत बातें कर रहे हैं। मुस्लिम समाज देख रहा है आप किस तरह से मुस्लिम समाज के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये ज्ञान मत दीजिए। अच्छी बात यही होगी जिनके वोट से थोड़ा बहुत आपकी भ्रष्टाचार पर जमानत जब होती थी वो बच जाती है, कम से कम उनको गाली देना बंद कीजिए। भ्रष्टाचारी है, नहीं भ्रष्टाचारी नहीं है। अजीत पवार जी को मैं नहीं गाली दे रहा हूं। अजीत पवार जी तो आपके सबसे प्यारे हैं। 70,000 करोड़ का घोटालेबाज प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल प्रधानमंत्री जी कहे थे ना, बेल पे प्रधानमंत्री तो आपके तरीपार बताइए ना, हमारे यहाँ कोई तरीपार नहीं रहा है भाई, हमारे यहाँ तरीपार आज तक हुआ कुछ नहीं। आप अभी तक तरीपार बैठ के ठीक है, ठीक है, आपको जी बुलाता हूँ। ठीक है, आप सुनिए, हमारे यहाँ कोई तरीपार आज तक नहीं हुआ। ठीक है, आपको याद हो तो आप जनता को बता दीजिए। ठीक है, अकू जी आप बोलिए। मेरा ठीक है, शांत हो जाए, अकू जी बोल रहे हैं। मेरा बहुत साफ मानना है कि अगर लालू यादव की सरकार गई है तो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की वजह से गई, ना कि किसी भ्रष्टाचार की वजह से। क्यों? क्योंकि जंगल राज की वजह से पूरा बिहार प्रभावित था, बिहार की महिलाएं प्रभावित था, बिहार के डॉक्टर प्रभावित थे, बिहार का आम आदमी प्रभावित था। वहाँ पर व्यापार सब कुछ खत्म हो चुका था, जिसके साक्षी अभी अनंत जी ने कहा कि वो भी रहे हैं, अजय उपाध्याय भी रहे होंगे और हम सब रहे। आज भी बिहार में, मैं ये बहुत दुखद है लेकिन ये कहने में, आज भी बिहार में हालत ये है कि अगर बिटिया बाहर पढ़ने आ जाती है तो वापस जाने में उसको तकलीफ होती है और खास तौर से शादी तो वहां करना ही नहीं चाहती। तो ये इतना बड़ा कलंक लग चुका, और जो भी जंगल राज को डिफेंड करता है उसका दिवालियेपन को तो मुझे लेकर के कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद समझा है और बिहार को बहुत कायदे से मैं रहा हूं, तो इसलिए ऐसी स्थिति को कैसे डिफेंड करते हैं पॉलिटिशियन, ये एक समझना बहुत ही दुखद है। और वो परसेप्शन अगर लालू यादव के कार्यकाल के दौरान हुआ है वो आज तक नहीं मिट पाया। नीतीश कुमार इस मामले में बहुत आगे रहे हैं, जब जब चुनाव होता है तो वॉल्यूम उसका बढ़ा देते हैं और फिर वही हालत हो जाती है। तो इसलिए जंगल राज को डिफेंड करना मेरे ख्याल से किसी पार्टी के लिए घातक ही होता है। ठीक है रविशंकर जी, तो तकलीफ इस बात की है कि ये टाइमिंग जो है, इस टाइमिंग ने 20 साल पुराने जंगल राज की याद एक बार फिर वोटर्स के दिलो दिमाग में ताजा कर दी है। मुझे लगता है परेशानी इस बात की ज्यादा होगी। अनुराग जी, ये तो 20 साल में जितने चुनाव हुए बिहार के अंदर और देश के अंदर भी, तो ये हर चुनाव में इस नैरेटिव को तो चलाया जाता है भाई। क्या 20 साल में बिहार में सब कुछ अच्छा है, बिहार में अपराध नहीं हुआ, विकास नहीं, क्या बिहार में जंगल राज है? क्या बिहार में भ्रष्टाचार है? नहीं, अपराध मैंने नहीं कहा। देखिए, अपराध मैंने नहीं कहा, बहुत लोग अपराध पर लगाम लगना अभी बाकी है वहां। अनुराग जी, लेकिन नीतीश बाबू की छवि जो है वो भ्रष्टाचार से मुक्त है, वो नेपोटिज्म से मुक्त है, वो जंगल राज से मुक्त है। अनुराग जी, छवि बनाई गई, अनुराग जी, छवि तो मीडिया ने बना रखी है, बनाई भी जाती है और बिगाड़ी भी जाती है। तो ये एक नैरेटिव है। वो जो दौर था, देखिए, वो लालू जी का टाइम जो है 90s वाला, वो एक सामाजिक न्याय का टाइम था, जब किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता रहा हो और इक्वल ट्रीटमेंट मिलने लगे तो तकलीफ होती है, और उस तकलीफ का अलग अलग तरीके से नामकरण होगा। तो उसी में फिर जितनी भी समस्याएं होंगी, जितने भी तरह के सामाजिक अपराध होंगे या दिक्कतें होंगी, सबको एक कैटेगरी बना के सबको वहीं डाल दिया जाएगा और एक नेता को बदनाम किया जाएगा। तो हम ये नहीं मानते
वो भाई बहुत पॉलिटिकल साइंटिस्ट और बहुत सोशियोलॉजिस्ट लोग उस दौर को एक अलग अलग राज्यों में, जिसमें बिहार भी सम्मिलित हो जाता है, सवाल कर रहे हैं रविशंकर जी आप, और साथ में अजय उपाध्याय को मैंने कहते सुना कि ये छवि जो है लालू जी की मीडिया ने बनाई है। भैया सरकार आपकी थी जब जंगल राज चलता था, लालू जी यहाँ सरकार में थे, बिहार में केंद्र की सत्ता में आप थे, तो आप उस वक्त के पत्रकारों को गले में खड़ा कर रहे। अनंत विजय, ये अजय उपाध्याय जिस तरीके से कह रहे कि मीडिया ने नैरेटिव तैयार किया है, ये कमाल की बात है। अगर ये मीडिया का नैरेटिव तैयार किया तो इसका मतलब ये बिहार की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। चश्मा लगा लिया। मुझे लगता है कि अजय उपाध्याय जी मुझे मेरी स्मृति ठीक करने की सलाह दे रहे थे। डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, उनको ये याद करना चाहिए कि वो कह रहे थे कि अनंत जी को पता होगा कि विनोद राय अभी कहाँ है। अरे भैया उपाध्याय जी मत खोलिए, MS गिल से लेके और सारे लोग खुल जाएंगे कि आपकी सरकार में चुनाव आयुक्तों को, मुख्य चुनाव आयुक्तों को किस किस पद से नवाजा गया था। तो आप खुलिए मत, क्या आप ऐसे पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने तमाम तरह के पाप, राजनीतिक पाप किए हैं, इसलिए आप भूल जाइए। रही बात मीडिया की, तो अनुराग जी मीडिया तो हर जगह लोग को कुछ नहीं मिलता है तो मीडिया के पीछे पड़ जाते हैं। और अभी रविशंकर भाई कह रहे थे कि सामाजिक न्याय का दौर था, हम सब लोग सामाजिक न्याय के लिए लालू प्रसाद यादव जी को बहुत श्रेय देते हैं, बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन वो जो सांगठनिक अपराध था, जो उनके परिवार के लोगों ने अपराध किए थे, जो उनके रिश्तेदारों ने अपराध किए थे, उसमें कौन सा सामाजिक न्याय था? किसी मोटर शोरूम से सारी गाड़ियों को निकाल लेना किसी अवसर पर, वो कौन सा सामाजिक न्याय था? हाथ मतलब लोगों को अपहरण करके और रंगदारी करने के लिए उठा लिया जाए, वो कौन सा सामाजिक न्याय था? मुझे लगता है कि समाज में डिसरप्शन रहने पर हड़बंग मचता है, लेकिन अपराध नहीं होते हैं रविशंकर जी। लोगों को फिरौती नहीं देनी पड़ती है, लोगों से हाथ पकड़वा ब्याह नहीं किया जाता है। तो वो जो अराजकता उस दौर में थी, शिक्षा व्यवस्था में, अस्पतालों में, जहां भी जाइए, रेलवे में लोग कहते थे कि आप याद करिए, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग दिल्ली से जाते थे असम और सिलीगुड़ी, वो कहते थे बिहार में तो हमें सोने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है ना जी, डिबेट का समय खत्म हुआ। मैं बस यही कहूंगा तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं से कि किसी पर भी आरोप लगाएं, स्वागत है आपका, लेकिन आरोप लगाते पर यह ध्यान रखें कि कहीं आपके आरोप से आप जनता को मूर्ख साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनता इस चुनावी प्रक्रिया में जनार्दन है, उसको मूर्ख साबित करने की कोशिश आप पर भारी भी पड़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।